नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के इस फिज़िक्स के सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 9th का वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर था। तो उसमें वर्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि एनर्जी होता क्या है। तो सबसे पहले एनर्जी को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे एनर्जी का। उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि एनर्जी होता क्या है। तो देख सकते हैं, हम लोग कहते क्या हैं कि यदि कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा काम करता है तो हम उसे कहते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। और फिज़िक्स में कोई भी चीज़ जो कि वर्क करे उसके पास एनर्जी होता है, तभी वो वर्क को परफॉर्म कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्या है कि वर्क करने का एबिलिटी हमें प्रदान करता है, यानी कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। अब कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझ सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से उस एग्जांपल से समझेंगे। तो एक लकड़ी का अगर टुकड़ा है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में अगर काटना है, मतलब बड़ा सा टुकड़ा है उसे छोटे टुकड़ों में हमें काटना है, तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जिस कुल्हाड़ी से उस लकड़ी को काटना है उस कुल्हाड़ी को हमें ऊपर उठाना होगा, यानी कि उस कुल्हाड़ी पर हम कुछ वर्क किए उसे ऊपर लिफ्ट करने में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस कुल्हाड़ी को नीचे लाएंगे, फॉल कराएंगे, तो लकड़ी जो है वो कटेगा, यानी लकड़ी जब कटा तो उस पर वर्क हुआ। तो वर्क डन, इस कुल्हाड़ी को उठाएं जब हम, तो वर्क डन किए उस कुल्हाड़ी पे, तो कुछ एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो गया था, और यही स्टोर्ड एनर्जी उसे एबिलिटी प्रदान किया ताकि वो उस वर्क को परफॉर्म कर सके। अब जब हम उस कुल्हाड़ी को लकड़ी पर वार करेंगे उस कुल्हाड़ी से, और वो जब रुक जाएगा, मतलब रेस्ट में आ जाएगा, तब वो कोई वर्क नहीं कर रहा होगा। तो फिर से अगर हमें उस कुल्हाड़ी से वर्क कराना है, यानी उस लकड़ी के टुकड़े को और छोटे भाग में कर देना है, छोटे टुकड़ों में, तो हमें क्या करना होगा कि फिर से उस कुल्हाड़ी को ऊपर उठाना होगा एक बार फिर, और उस कुल्हाड़ी में जब हम उसे ऊपर उठाएंगे तो उसमें एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगा। किसके कारण? तो जो वर्क डन हम लोग किए उसके कारण, और उसके पास एबिलिटी आ जाएगा कुछ कार्य करने का। तो कुल्हाड़ी का जो कार्य है वही वो कार्य करेगा, तो उसके अंदर एबिलिटी आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय योर बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जब एनर्जी किसी भी बॉडी में आता है तो वो किसके बराबर होता है? तो वो उसके वर्क के अमाउंट के बराबर होता है जितना कि एनर्जी वो रिलीज करता है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि वर्क डन और एनर्जी दोनों इक्वल होता है। तो जब भी अगर वर्क डन होगा तो एनर्जी कंज्यूम होगा। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि जब भी वर्क डन होगा तो एनर्जी कंज्यूम होगा। तो कोई भी बॉडी जिसके अंदर एनर्जी हो तो वो क्या करता है कि दूसरे बॉडी पे कर क्या सकता है कि फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। अगर किसी बॉडी में एनर्जी हो तो दूसरे बॉडी पे वो फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, और इस प्रोसेस के दौरान, यानी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा कि कुछ एनर्जी उस बॉडी का दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। दूसरे ऑब्जेक्ट जिस पे कि वो फोर्स लगा रहा है उसमें वो ट्रांसफ़र हुआ, और वो एनर्जी के कारण, मतलब उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी गया उसके कारण उसके पास कैपेसिटी आ सकता है कि वो मूव करे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकता है। और हम लोग जानते हैं, मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जाना था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी फोर्स के कारण, यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, तब हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। तो यहाँ वर्क डन हो गया। अब इस वर्क डन को और एनर्जी को कैसा, मतलब दोनों का रिलेशन है वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर। यानी इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैथमेटिकल वैल्यू, जो हम लोग जानते हैं केवल मैथमेटिकल वैल्यू एनर्जी के पास होता है, केवल जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ना कि इसके पास कोई डायरेक्शन है। तो इस कारण से ये स्केलर क्वांटिटी है, केवल मैग्नीट्यूड हो गया। अब यूनिट ऑफ एनर्जी हम जानेंगे। तो यूनिट ऑफ एनर्जी में ही हम लोग वो जो वर्क डन के इक्वल होता था उसके कारण हम लोग जान पाएंगे कि यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो यहाँ
जिसके पास भी जो भी वर्क डन कर रहा है उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, और यहाँ होता भी क्या है कि जो वर्क का यूनिट है वही एनर्जी का भी यूनिट हो जाता है, यानी दोनों का सेम यूनिट है। तो इस तरीके से हुआ क्या कि ऐसा यूनिट जो हमारा वर्क का था वो जूल था, तो एनर्जी का भी जूल हो जाएगा, और इसे कैपिटल जे से हम लोग डिनोट करेंगे। तो जब भी वर्क डन होगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगा, यानी जितना वर्क डन हुआ उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी हम डिफाइन करेंगे 1 जूल एनर्जी को, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी, यानी 1 जूल वर्क करने में 1 जूल वर्क डन करने में जितना एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है उसी को हम 1 जूल एनर्जी कहते हैं। तो जूल जो है वो एक बहुत स्मॉल यूनिट है एनर्जी का, इस कारण से हम लोग कभी कभी बड़े यूनिट का यूज करते हैं, और उस बड़े यूनिट को जो जूल का बड़ा यूनिट है उसे हम लोग किलो जूल कहते हैं, और इसे केजे सिंबल यानी कि केजे सिंबल से इसे हम डिनोट करते हैं। केजे सिंबल हो गया, केजे सिंबल से हम इसे डिनोट करेंगे। अब 1 किलो जूल जो होता है वो 1000 जूल के बराबर होता है। 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल। तो यहाँ हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो यूनिट जूल किनके नाम पर पड़ा। तो यूनिट जो जूल है वो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम जेम्स पर्स्कॉट जूल था, उन्हीं के नाम पर ये जूल पड़ा है। अब अलग अलग फॉर्म्स एनर्जी के वो हम जानेंगे कि एनर्जी के कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो एनर्जी जो है वो बहुत सारे फॉर्म्स में पाया जाता है, मतलब डेली यूज में भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं। तो इसके जो मेन कुछ फॉर्म्स हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहला फॉर्म जो है वो काइनेटिक एनर्जी हो गया, सेकेंड जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड जो है वो केमिकल एनर्जी, फोर्थ हीट एनर्जी, फिफ्थ लाइट एनर्जी, सिक्स्थ है हमारा साउंड एनर्जी, सेवेंथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एट न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस क्लास में या फिर इस चैप्टर में हम लोग बोलें तो हमें केवल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को पढ़ना है, और आगे के क्लासेज में हम बाकी जो एनर्जी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और जब ये दोनों एक साथ होगा यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक साथ होगा तो ये मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक हॉर्स है जिसके पास मैकेनिकल एनर्जी यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में जो यूज होता है उसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया, ये हो गया सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम देखेंगे जो फर्स्ट जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी उसके बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल से सबसे पहले हम समझते हैं। तो अगर कोई क्रिकेट बॉल है उसे हमें क्या मतलब वो किया क्या कि स्टंप को पुशअप कर दिया, मतलब उसे वापस पीछे पुश कर दिया। जैसे फिगर में देख सकते हैं, नीचे फिगर है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किया क्या कि उस स्टंप को पुश किया, वो मूव कर रहा था, ये बात ध्यान देना है। उसके बाद अगर कोई मूविंग वाटर है और उसे हम टरबाइन के ब्लेड पे अगर हम उसे गिराते हैं उस वाटर को, तो वो करता क्या है कि उससे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उसको मूव कराएगा, जो टरबाइन का जो ब्लेड है उसे मूव कराएगा। तो यहाँ भी हुआ। और अगर मूविंग विंड है, मतलब हवा जो है वो चल रही है, तो जो विंड मिल का जो ब्लेड है वो भी टर्न होगा। तो इस तरीके से मूविंग बॉडी जो है वो कैपेबल होता है किसी भी वर्क को करने में। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि उसके पास क्या है, एनर्जी है, यानी जिसके पास भी एनर्जी है वो कैपेबल होता है वर्क करने में। और एनर्जी किसी भी बॉडी में उसके मोशन के कारण अगर आए तो उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी तब होगा जब किसी भी बॉडी में मोशन होगा, तभी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो और कुछ एग्जांपल्स है काइनेटिक एनर्जी का कि यदि हम हैमर से मतलब किसी लकड़ी में अगर हमें हैमरिंग करना है, मतलब कांटी को अगर नेल को ठोकना है, तो उस वहाँ भी क्या होगा कि उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा। वो जो हैमर है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा जिसके कारण उस नेल को हम ठोक पाएंगे। या फिर कोई मूविंग बुलेट है, मतलब गोली अगर कोई छूटा, उसके पास इतना मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है
कि वो क्या कर सकता है कि किसी स्टील प्लेट को पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब उससे आर पार हो सकता है। तो ये सब किसके कारण? तो काइनेटिक एनर्जी के कारण। और ये काइनेटिक एनर्जी उसमें आया कहाँ से? तो उसके हाई स्पीड के कारण, यानी कि वो मूव कर रहा था तभी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी था। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस विच इज मूविंग पोसेस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट जो कि हमारे चारों तरफ है, जो कि मूव करता है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है या वो काइनेटिक एनर्जी रखता है। और दूसरे शब्दों में हम और क्या कहेंगे कि हमारे चारों तरफ के ऑब्जेक्ट जिसके पास स्पीड हो उसके अंदर मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे अगर कोई रनर है, दौड़ रहा है, धावक, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। रनिंग मोटरसाइकिल है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। रनिंग कार या फिर बस है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। यदि कोई स्टोन जो है वो कुछ हाइट से अगर फॉल कर रहा है तो उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर कोई हम एरो को मतलब तीर को अगर छोड़ते हैं धनुष से तो वो भी आगे जाता है, तो उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जो भी मूव कर रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर हमें रेस्ट में लाना है, मतलब उसे हमें रोक देना है, स्टॉप कर देना है, तो एक अपोजिंग फोर्स चाहिए, मतलब जो उसको रोके वो फोर्स चाहिए। और जब वो फोर्स उस पर अप्लाई हो जाएगा तो जब वो रेस्ट में आ जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, तो उसके अंदर का जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जाना कि जब तक उसके अंदर मोशन होगा, उस बॉडी का मोशन होगा, तभी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ जब वो रेस्ट में आ गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो गया। और ये काइनेटिक एनर्जी गया आखिर कहाँ? क्योंकि एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ना ही उसे हम बना सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, केवल उसके हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एनर्जी यूज हो गया, मतलब जो वर्क किया, मतलब एनर्जी जो है वो वर्क में ट्रांसफ़र हो गया। तो वो वर्क जो किया उस रेजिस्टेंस को मतलब जो अपोजिंग रेजिस्टेंस था उसको ओवरकम करने में, वहीं पे इसका काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे जिससे कि हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर पाएंगे। तो फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लोग देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी मूविंग बॉडी का मेजर किया जाता है उस अमाउंट ऑफ वर्क में जो कि उसे रेस्ट में आने से पहले था। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कि उस रेस्ट मतलब जो अपोजिंग फोर्स था, उस अपोजिंग फोर्स से पहले, मतलब उस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने में जो वो वर्क किया वो बॉडी, तो वही वर्क जो किया गया उसमें जितना एनर्जी उससे यूज किया उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे उस मूविंग बॉडी का। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, जैसे कि अगर कोई बॉल है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पोजीशन a पे जब है तो उसका वेलोसिटी जो है वो b है। और अगर वो किसी मीडियम में, मतलब यहाँ पे मीडियम m है, उसमें वो इंटर करता है, जैसे कि एयर में अगर वो इंटर कर रहा है तो जिसके कारण एयर जो है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और उस रेजिस्टेंस के कारण उस मूविंग बॉडी पे एक फोर्स, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेगा। यहाँ देख सकते हैं कि एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहा है और जिसके कारण उस अपोजिंग फोर्स के कारण वो बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली रिटार्ड, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो घटते जाएगा, यानी रिटार्डेशन होगा, उसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगा और वो फाइनली रेस्ट में आ जाएगा, यानी रुक जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं कि पोजीशन बी पे आने के बाद ये रुक गया जब ये s डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि उस अपोजिंग फोर्स को s डिस्टेंस तक ओवरकम किया, यानी इसके पास जितना एनर्जी था उतना वो ओवरकम किया और फाइनली ये रुक गया। तो इसका वेलोसिटी जो है वो फाइनली क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हम देखते हैं कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है और कैसे ये फार्मूला हमारा डिराइव होगा। तो यदि डिस्टेंस s तक गया तो अपोजिंग फोर्स अप्लाई हो रहा था, बॉडी जो है वो कुछ वर्क भी किया, तो हम लोग वर्क का फार्मूला जानते क्या है कि W इज इक्वल्स टू F इंटू S, और S जो है हमारा डिस्टेंस है, यानी वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू क्या हो गया, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब जो B पोजीशन पे आने के बाद ना ही उसमें मोशन है
ना ही कोई काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब हरे पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी वो उस वर्क को करने में लगा दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यदि कोई बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी अगर स्मॉल v हम लोग ले लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V, एक्सेलरेशन अगर उसके पास a है और वो s डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे u स्क्वायर को हम लोग स्मॉल v स्क्वायर ले लिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, तो यहाँ पे हम सबका वैल्यू पुट करेंगे, मतलब जो जो हमें मालूम है। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी वो जो बॉडी था, मतलब जो बॉल था, वो जब मूव कर रहा था तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, तो स्मॉल v उसके पास इनिशियल वेलोसिटी था, और फाइनली वो क्या हुआ, रुक गया। तो v जो फाइनल वेलोसिटी था उसका वो 0 हो गया, और वो रिटार्ड कर रहा था, मतलब उसका जो वेलोसिटी था वो डिक्रीज कर रहा था। तो डिक्रीज कर रहा था यानी उसका एक्सेलरेशन भी कम हो रहा था, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। तो निगेटिव एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस a, और डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, मतलब रिटार्ड करने में जितना वो ओवरकम किया उस अपोजिंग फोर्स को, तो उस ओवरकम करने में वो s डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो जब हम सभी को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as में हम पुट करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, यानी स्मॉल वी स्क्वायर यानी जो हमारा यू स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा कि यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, क्योंकि हमारा जो v था यानी फाइनल वेलोसिटी था वो 0 हो गया। तो यहाँ हम इसको स्मॉल v से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। अब आगे देखते हैं कि फोर्स का हमारे पास फार्मूला क्या है, कि फोर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास है मास इनटू एक्सेलरेशन यानी ma। और यदि यहाँ से ये जो a है, a के जगह पे अगर हमें पुट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा F बाई m। अब इन सभी को हम करेंगे क्या कि यहाँ जो v वाला जो फार्मूला है इसमें a के जगह पे F बाई m हम पुट कर देंगे। तो हमारा आया क्या कि v स्क्वायर यानी स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2fs बाई m। तो 2fs बाई m यहाँ से आ गया हमारा। अब हम जानते हैं कि F इंटू एस जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन के बराबर, और वही हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर यहाँ पे है। तो अब हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखिए कितना आसानी से कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ F इंटू एस यानी ये हो गया वर्क डन, और इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी, अब अगर ये v स्क्वायर इधर पहले से ही था, ये m आकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और जो 2 ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दिया हुआ है, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, जहाँ m जो है वो मास है उस बॉडी का, और v जो है वो वेलोसिटी यानी जिस वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रहा था वो हो गया। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने देखा। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से रिलेटेड, यानी कि क्या क्या हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने जाना कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अब है क्या क्लियर हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास के, यानी जो बॉडी का मास है उसके, और काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेलोसिटी के स्क्वायर के, यानी जो वेलोसिटी है जो v है v के स्क्वायर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अब कंक्लूजन क्या निकला कि यदि हम क्या करें कि उस बॉडी के मास को डबल कर दें, यानी मास को अगर डबल कर दें तो हमारे पास क्या है देख लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर, ये है किसके बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यदि हम कर क्या रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास हमारा काइनेटिक एनर्जी के, तो मास को अगर डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा डबल हो जाएगा। और यदि मास को हम हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा हाफ हो जाएगा। और यदि अगर सेकंड कंडीशन यानी कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी के स्क्वायर के, तो यदि हम वेलोसिटी को क्या कर दें कि अगर डबल कर दें,
अगर वेलोसिटी को हम डबल कर देते हैं किसी भी बॉडी का तो काइनेटिक एनर्जी है जो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 4 आता है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। और यदि हम इस वेलोसिटी को हाफ कर देते हैं तो 1/2 का अगर स्क्वायर लें तो 1/4 यानी कि 1/4 टाइम्स हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से रिलेट है हमारा काइनेटिक एनर्जी किससे, तो मास से और वेलोसिटी से। तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी का है वो डिपेंड करता है किस पे, तो वो मास पे और वेलोसिटी पे। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो हेवी बॉडी है और अगर वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होगा, तो होगा ऑब्वियस है किसके कंपैरिजन में, तो कोई स्मॉल बॉडी जो बहुत धीरे मूव कर रहा है उसके कंपैरिजन में। और आगे अगर हम लोग देखें कुछ एक एग्जाम्पल कि क्यों जो ड्राइवर होता है हिली एरिया में, मतलब जो पहाड़ी एरिया में है, अगर उस रोड पे वो ड्राइव कर रहा है तो उसे अपना जो स्पीड है वो बढ़ाना पड़ता है। तो ये इस कारण से क्योंकि उसे यहाँ पे 3 फोर्स को मतलब क्या करना पड़ रहा है, 3 फोर्स पे उसे वर्क करना पड़ रहा है, 3 फोर्स के लिए उसे एनर्जी लगाना पड़ रहा है। तो कौन कौन सा, तो यदि हम देखें कि अगर फ्लैट रोड है तो फ्लैट रोड में उसे फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वो करता है और रेजिस्टेंस पे वो वर्क करता है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क करना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर देखते हैं कि अगर ऐसे स्लोप हो, यानी स्लोप कहाँ रहेगा, हिली एरिया में, तो उसके पास फ्रिक्शन एक हो ही गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, और थर्ड जो है वो ग्रेविटी, यानी उस कार को नीचे खींचेगा जो ग्रेविटी, वो थर्ड। तो 3 फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं। इसी कारण से जो ड्राइवर है वो अपने स्पीड को इंक्रीज कर देता है जब वो हिली रोड पे अप्रोच करता है, यानी कि यहाँ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उस कार के पास, तभी तो वो इन तीनों के खिलाफ वर्क कर पाएगा, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट वो वर्क कर पाएगा। तो यहाँ जो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो हिली एरिया में जो है वो कार कैसे वर्क करता है, तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोगों ने फार्मूला भी जाना। अब कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv² के से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसे बना लेना है। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो इसे भी हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मान लीजिए कि कोई ब्रिक है वो ग्राउंड पे लाई कर रहा है, तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। यदि हम उस ब्रिक को लिफ्ट करके और घर के छत पे रख देते हैं, घर के छत पर ले जा करके रख दिए, तो कुछ वर्क डन हमें करना पड़ा उस ब्रिक को लिफ्ट करने में। उस ब्रिक को लिफ्ट करने में कुछ वर्क डन किए, और वो वर्क डन जो हम लोग किए वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उस जो अर्थ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट हम लोगों ने वर्क किया। तो ये जो वर्क हम लोगों ने किया उस ब्रिक में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस ब्रिक में वो जो वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज होकर के वो स्टोर रहेगा। और ये जो एनर्जी है उस ब्रिक का, यदि हम करें क्या कि जो रूफ पे रखा हुआ है वो ब्रिक, तो उसका पोजीशन मतलब क्यों आया उसमें एनर्जी, तो उसके हायर पोजीशन के कारण, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो जो ब्रिक है वो ऊंचे पर है, और यदि वो ब्रिक को अगर हम गिरा देते हैं उस रूफ टॉप से, उस छत से, तो कुछ ये वर्क करेगा, अनडिजायरेबल वर्क, मतलब जो हमें उस वर्क की ज़रूरत नहीं है वैसा वो वर्क करेगा। यानी करेगा क्या कि अगर विंडो पेन पे मतलब खिड़की के शीशे पे अगर गिरा तो उसे तोड़ देगा, यदि किसी इंसान के सिर पे गिरा सिर फाड़ देगा। तो अनडिजायरेबल वर्क हो गया, यानी हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा वर्क हो। तो एनर्जी जो ब्रिक का है जो कि रूफ टॉप पे लाई कर रहा है, वो उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क हुआ वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ। और दूसरे टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देखा कि जो कि अगर हम वर्क ग्रेविटेशन के अगेंस्ट करते हैं तो वहाँ उस बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और दूसरे टाइप का पोटेंशियल एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके कारण आता है, तो किसी भी बॉडी के शेप में चेंज के कारण। अब ये जो शेप में चेंज है वो कंप्रेसिंग के कारण आ सकता है, स्ट्रेचिंग के कारण आ सकता है, बेंडिंग के कारण आ सकता है, या फिर ट्विस्टिंग के कारण आ सकता है। अब कुछ जो वर्क डन किया गया, मतलब कुछ जो वर्क हुआ उसके शेप में चेंज करने में, और ये सब जो भी वर्क डन किया गया यानी उसका जो शेप चेंज हुआ वो टेम्पररी अगर होगा तब, मतलब परमानेंट चेंज नहीं करना है। अगर टेम्पररी हम चेंज करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा इस वर्क के कारण। अब ये जो वर्क जो स्टोर हुआ उस बॉडी को डिफॉर्म करने में
और इसी को हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये वर्क उसमें स्टोर्ड हो गया। और जब भी हम जो डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट है, डिफॉर्म बॉडी है, उसे हम रिलीज कर देते हैं, यानी अगर हम छोड़ देते हैं तो ये फिर से वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो यहाँ हुआ क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड था वो किसी फॉर्म में वो रिलीज कर दिया। जैसे अगर एग्जांपल हम लोग देखें कि एक वॉन्ड, मतलब ऐसे घुमा हुआ देख सकते हैं, ये सर्कुलर स्प्रिंग है, टॉय कार में इस तरीके का स्प्रिंग रहता है उसके अंदर अगर देखेंगे तो, और नॉर्मल शेप जो इसका सर्कुलर स्प्रिंग का है विंडिंग टॉय का वो इसी तरीके से रहता है। और जब हम इस टॉय कार के विंडिंग की को अगर मूव करते हैं तो कुछ वर्क इस पे किए, और जिसके कारण ये जो स्प्रिंग है वो क्वाइल्ड हो जाएगा और बिल्कुल टाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ सेकंड में देख सकते हैं कि ये कैसे टाइट हो गया, जब इसे हम वो जो की रहता है उस टॉय कार का, उसे जब हम रोटेट करते हैं तो ये वाइंड हो जाता है। और जो वर्क डन किया गया इस वाइंडिंग में, मतलब स्प्रिंग को इस वाइंड करने में, वो वर्क डन उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। और जब भी उस वाउंडेड अप स्प्रिंग को अगर हम छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे धीरे धीरे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसके कारण जो टॉय का व्हील है वो रोटेट करेगा और वो जो कार है वो आगे बढ़ेगा। तो ये वाउंडेड अप स्प्रिंग जो है वो रिटर्न अब हो रहा है क्या, अपने ओरिजिनल शेप में अनवाइंड हो रहा है, मतलब वो अब खुलते जा रहा है, खुलते खुलते वो अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा है। और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग को वाउंड अप करने में जो लगा था वो क्या था कि पोजीशन के कारण नहीं था, मतलब ग्राउंड का पोजीशन हम लोगों ने चेंज नहीं किया था। तो इस कारण से इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर गुलेल का रबर अगर हम लोग पीछे खींचते हैं तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, और ये भी जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। और अगर उसे ये किसके कारण आया, तो उसके शेप में चेंज के कारण अगर एनर्जी हम उस गुलेल का जो एनर्जी उसके स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने में हुआ, तो यहाँ अगर हम यूज करते हैं, मतलब अगर उसे पीछे खींचते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और अगर वहाँ पे हम स्टोन अगर रख देते हैं उस गुलेल में, और जब हम छोड़ेंगे तो वही जो पोटेंशियल एनर्जी उस गुलेल में आया था वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उस स्टोन में, किस फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी है किसी भी बॉडी का वो पोजीशन के कारण या फिर चेंज इन शेप के कारण हो सकता है, इसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी उसके पोजीशन में चेंजिंग के कारण या फिर उसके शेप में चेंजिंग के कारण जो भी एनर्जी उस बॉडी में आएगा, स्टोर्ड होगा, उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और एक्चुअली में जो ये दोनों जो है एनर्जी, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सिंपली हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आगे हम इसे पोटेंशियल एनर्जी के नाम से ही जानेंगे। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कब होगा उस बॉडी में, जब वो मोशन में ना हो, तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब जो सम होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो अब हम लोग फार्मूला देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में आता क्यों है, तो उसके हायर पोजीशन के कारण, यानी अर्थ से उसका जो पोजीशन है हम लोग हाई करते हैं, और ये इक्वल होता है वर्क डन, मतलब उस बॉडी पे जो वर्क डन किया गया है अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसके कारण, यानी कि उसको मूव कराया गया, उसके पोजीशन को चेंज कराया गया। तो इस कारण से हम लोग इसका फार्मूला क्या डिराइव करेंगे, तो यहाँ पे हमारा मास है, ये मास है m, और इसे ले जाया गया h हाइट पे, यानी h हाइट पे इसे ले जाया गया, h हाइट पे यहाँ। और इसके अंदर क्या हुआ कि जो इसका वेट है वो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। तो वर्क इज इक्वल्स टू होता क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया, तो डिस्टेंस हमारा हो गया h, और फोर्स जो हो गया वो इसका वेट, यानी कि हम अब कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यानी PE इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो PE इज इक्वल्स टू होगा फोर्स। तो फोर्स क्या हो गया, यानी कि
मास इनटू ग्रेविटी और जो डिस्टेंस है यानी h डिस्टेंस पे इसे ले गए, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसे आपको सॉल्व कर लेना है, और आगे अगले वीडियो में हम लोग पावर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और जो भी आगे का जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।